एपिसोड की शुरुआत में हम सी को देखते हैं जो कि जीशाओ से मिलने के लिए आई हुई थी और दोनों साथ में लंच करते हैं। तभी जीशाओ से बोलता है कि वो शू के लिए काम ना करे। उसने अपनी जॉन नाम के असिस्टेंट को काम से निकाल दिया था क्योंकि उसने एक दिन की छुट्टी ली थी और वो उस समय हॉस्पिटल में थी। पर सी बोलती है कि शू बहुत ही पिटीफुल है। जीशाओ बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ एक हार्टलेस इंसान है और उसके साथ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। सी बोलती है कि मुझे कुनको की हेल्प करनी है और युनसे भी अब नहीं है, डैड भी ओल्ड हो गए हैं, मुझे जॉब भी करनी है उनकी हेल्प के लिए। जीशाओ बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा, तुम छोड़ो। सी उसे बोलती है कि तुम क्या हमेशा मेरी हेल्प करोगे, जिस पर वो हाँ बोलता है, जिसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वो सी को पसंद करता हो, लेकिन सी इस बात को सीरियसली नहीं लेती। अब हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ली सबको प्रैक्टिस करवा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और लड़कियां उनको जाकर अंदर आने से रोकने लगती है। यहाँ पर येनशिन और शू भी आते हैं। तब मिस्टर ली उनसे बोलते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, इसे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। जिस पर शू कहता है कि अब तो युनसू भी यहाँ पर नहीं है, आप तो अपने चैंपियन को ही नहीं रख सकते, तो अब इसका क्या काम। वान बोलती है कि अगर वो यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर बाकी लोग तो है ना जिन्होंने चैंपियनशिप नहीं जीते हैं, पर उन्हें भी तो अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। पर उसकी इस बात से भी शू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि येनशिन, क्या मैं इस लड़की पर केस कर सकता हूँ, इसे मुझसे भला ऐसे क्यों बात की। पर येनशिन तो यहाँ पर फ्लर्टी वे में उसे बात करने लग जाता है। शू बोलता है कि इस जिम को तोड़कर यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। शू अब यहाँ से जैसे ही निकलने लगता है तो पीछे से सारी लड़कियाँ उन आदमियों और येनशिन को मारने लगती है। मिस्टर ली यहाँ पर उससे कुछ टाइम मांगते हैं। वो कुंगू को एक ड्रीम की तरह बनाना चाहते थे, पर शू बोलता है कि कितने साल और लगेंगे तुम्हें, 5, 10 या फिर 15, आपका ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही मिस्टर ली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इधर सी को विवे का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से फटाफट निकलती है। अब हॉस्पिटल में येनशिन और वैन को देखते हैं जहाँ पर येनशिन डॉक्टर को बोलता है, देखिए इसने मुझे ना बहुत मारा। पर डॉक्टर बोलता है कि आपको तो कोई भी इंजरी नहीं आई, लेकिन येनशिन नहीं मानता और बहुत ड्रामे करने लगता है। इसलिए वैन वहाँ से चली जाती है। तब येनशिन उसके पास आकर उसे बोलता है कि मैं केस कर सकता हूँ तुम पर, तुमने मुझे मारा है। जो सुनकर वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। येनशिन अब उसे यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पर ऐड करने के लिए बोलता है, पर वैन बोलती है कि तुमने इतना सब कुछ किया, तुम्हारी वजह से मिस्टर ली हॉस्पिटल में है। ये सब बोल के वो यहाँ से चली जाती है। पर येनशिन तो बस उसे पटाने में लगा हुआ था क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसके बाद मिस्टर ली के पास सी और जीशाओ आते हैं जहाँ पर मिस्टर ली सारी बातें उन्हें बताते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए वो सबको इसके बारे में सोचने से मना कर देते हैं। इसके बाद सी, वेवे और वैन बैठे हुए थे जहाँ पर ये लोग इस सब के बारे में ही सोच रहे थे। वैन सी को बोलती है कि उसे शू की जॉब छोड़ देनी चाहिए। अब वो लोग तो शायद उसे मार ही डालेंगे क्योंकि उसने कितने सारे लोगों के घर, जॉब वगैरह सब छीन लिए हैं। पर सी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता पैसे इनकम करने का। अगले दिन सी, शू और येनशिन कार में ऑफिस जा रहे थे। तभी सी फोन में देखती है कि ऑफिस के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और सभी लोग यहाँ पर शू का वेट कर रहे थे। अब जैसे ही शू की कार बाहर आकर रुकती है तो सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और साइड से एक टैक्सी निकल जाती है और शू की कार से येनशिन ग्लास और मास्क पहनकर बाहर निकलता है। रिपोर्टर उसे शू समझकर उसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, पर जैसे ही वो अपना मास्क खोलता है तो उसे देखकर सब वहाँ से जाने लगते हैं। एक रिपोर्टर बोलती है कि ये लाइव है, आप बताइए कि शू कहाँ पर है। तो येनशिन लाइव टीवी पर वैन से कॉल करने के लिए बोलता है और उसे जल्दी से जल्दी उसको मिलने के लिए बोलता है, वरना वो उसे सो कर देगा। जो सब कुछ वैन भी टीवी के अंदर देख रही थी, वो काफ़ी एम्बैरेस होकर टीवी बंद कर देती है। इधर सी और शू बेसमेंट के रास्ते से ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग थे और उनको घेर लेते हैं। वो यहाँ पर उन पर सब्जियाँ वगैरह फेंकने लग जाते हैं और फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि बचपन में भी लोग ऐसे ही शूज़ के मॉम और डैड के ऊपर सब्जियाँ वगैरह फेंक रहे थे। प्रेजेंट में यहाँ पर शू सभी लोगों को शांत करवाता है और बोलता है कि मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगा और बहुत सारे लोग फूड भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ये बोलकर वो फटाफट से भाग कर लिफ्ट के पास आते हैं जहाँ पर जीशाओ सी को अंदर ले लेता है और सी शू को। शू यहाँ पर देखता है कि जीशाओ ने सी का हाथ पकड़ कर रखा हुआ है, तो बोलता है कि तुम दोनों का पास्ट भले ही कुछ भी हो, लेकिन अब वो मेरी है, तो उसे टच मत करो। जिसकी ये बात सुनकर सी दोनों से हाथ छुड़ा लेती है। जीशाओ बोलता है कि क्या आप इसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल देंगे। पर शू बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो, तुम्हें निकाल के मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, और दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर हो जाती है। सी भी ये सब कुछ समझ रही थी, पर तभी लिफ्ट ओपन होती है और सी जीशाओ को उसके फ्लोर आ गया है ये बोलती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शू और येनशिन डिनर कर रहे थे। तब येनशिन बोलता है कि जिसने तुम्हें हिट किया है हम उन सभी पर केस करेंगे। शू पूछता है कि सी कहाँ पर है, तो येनशिन बोलता है कि मैंने उसे घर भेज दिया, उसने बहुत ही मेहनत की आज, तो उसे पेन हो रहा होगा। पर शू बोलता है कि उसे कोई पेन नहीं है, अगर उसे पेन होगा तो मुझे भी पेन होगा। येनशिन को वापस से उसकी बातें बेसलेस लगती है, तो वो उसे भी छोड़कर बिल लेने के लिए चला जाता है। इधर हम सी को देखते हैं जो कि वान और वेवे के साथ रिंग में थी। दोनों यहाँ पर सी से पूछते हैं कि शू ने ऐसा क्यों बोला कि तुम उसकी हो।
क्या वो तुम्हें पसंद करता है? तो सी बोलती है कि वो तो मुझे हर्ट ही नहीं होने देता। पर वे उन्हें ये सारी बातें छोड़कर प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। प्रैक्टिस के दौरान वान उसे अचानक से हिट कर देती है, पर सी कोई भी रिएक्शन नहीं देती क्योंकि पेन तो उसकी जगह शू को हो रहा था। वैन अब यहाँ पर उसे बहुत हिट करने लगती है, पर सी को कोई भी पेन फील नहीं होता और वे भी ये चीज़ नोटिस करती है। लेकिन वहाँ बेचारे शू की हालत खराब होने लगती है। वो यंशिन को कॉल करता है। यंशिन बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए वेट करो, लेकिन शू अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं वे सी से बोलती है कि तुम्हें पेन नहीं हो रहा, वान ने तुम्हें इतना हिट किया। लेकिन सी को थोड़ा सा भी पेन नहीं हो रहा था। वान उसे अब यहाँ पर फिर से हिट करती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि सारा पेन शू को हो रहा था और वो जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर वे अब फिर से उसे बहुत जोर से हिट करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वैन अब यहाँ पर वे को बोलती है कि तुम्हें तो कोई नहीं हरा सकता, तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो। इसीलिए अभी दोनों ही मिलकर सी को हिट करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शू आ जाता है और आकर बोलता है कि तुम उसे हिट नहीं कर सकती, वो मेरी है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो बोलता है कि अगर उसे इंजरी हुई तो पेन मुझे होगा, जिसकी ये बात सुनकर उन लोगों को लगता है कि शू सी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए वो उसकी इतनी केयर करता है। सी उसे बोलती है कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ और कैसे मैं बिना प्रैक्टिस के भला आपको प्रोटेक्ट करूंगी। पर शू कोई बात नहीं सुनना चाहता था। वो सिर्फ बोलता है कि तुम अभी मेरे साथ चलो। यंशिन भी वहाँ पर आता है और सी को बोलता है कि तुम कुंकू में क्या कर रही हो। सी को अब यहाँ पर झूठ बोलना पड़ता है कि वान मुझे ट्रेन करती है, पर शू उसे कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी मेरे साथ चलोगी। उसे खींच के वो उसे अपने घर पर अपने रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बोलने लगती है कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, आप मेरे साथ भला एक बेड पर कैसे सो सकते हो। पर वो उसका पिलो फ्लोर पर रख देता है और बोलता है कि तुम नीचे सोओगी। जो सुनकर बेचारे के सारे सपने टूट जाते हैं और वो मुंह बनाकर नीचे सोने के लिए चली जाती है। इधर यंशिन वैन से बोलता है कि आज तुमने ना मुझे बहुत ही मारा था, इसलिए आज तुम मुझे डिनर खिलाओगी। इसके बाद यंशिन और वैन दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। तभी यंशिन वैन की फोटो ले लेता है, तो वैन उसे पिक दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन यंशिन उसे अपने सोशल मीडिया पर ऐड करने के लिए बोलता है। उसी वक्त वे वहाँ पर आकर कहती है कि क्या मैं हेल्प करूँ, और वो वैन को यंशिन के सोशल मीडिया में ऐड कर देती है। पर वैन उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देती। दूसरी तरफ सी अपने डैड को कॉल करती है और बताती है कि आज वो जॉब से घर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे बहुत काम है। फिर वो धीरे धीरे उतरती है और देखती है कि शू सो रहा है, इसलिए वो उसके रूम से बाहर निकलने वाली थी, पर वो उसे रोककर एक कपड़े से उन दोनों का हाथ बांध देता है। इसीलिए वे दोनों पूरी रात भर एक दूसरे के ब्लैंकेट को खींचने लगते हैं, जिन्हें ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। और जब दोनों की आंख खुलती है तो सी शू के साथ हक करके उसी के बेड पर सो रही थी और फिर दोनों ही उठ जाते हैं। अब दोनों उठकर एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। सी यहाँ पर उसका हाथ खोलने के लिए कहती है, तो वो उसका हाथ खोल देता है, पर जैसे ही सी बेड से उतरने वाली थी तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी बेड के हिलने की वजह से वहाँ पर साइड में रखा हुआ ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है और सी उस पर गिरने वाली थी, लेकिन शू उसके फेस को बचा लेता है, नहीं तो कांच सीधा उसके चेहरे पर लगता। और अब चोट शू के हाथ में लगी हुई थी, जिसकी चोट को देखकर सी रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करने लगे हो पर एडमिट ही नहीं करते। जिसकी ये बात सुनकर वो उसे घूरने लग जाता है और सोचता है कि अब ये क्या बोल रही है। सी अब उसके हाथ में मेडिसिन लगा रही थी और बोलती है कि तुम मुझसे लव करने लगे हो, इतना केयर करते हो, फिर भी नहीं बोलते, और तुम अभी आखिर सोच कह रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता, तुमको एक्सप्रेशन ही नहीं देते, तो मैं भला तुम्हें कैसे समझूं। शू भी यहाँ पर उसकी बातों को समझने का ट्राई कर रहा था। सी उसे बोलती है कि मैं किसी से नहीं बोलूंगी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, पर शू से हटाकर बोलता है कि अगर दुनिया में तुम आखिरी लड़की भी हुई ना तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। लेकिन सी इस बात को भी उल्टा समझती है और बोलती है कि तुम जैसे कोल्ड सी हो ना ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है। फिर वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए लेकर जाती है। तब शो उसे रोक कर बोलता है कि अगली बार अगर मैं तुम्हें कभी भी कुछ कहूँ ना तो गुस्सा मत करना, काम रहना। जो सुनकर वो शर्माने लगती है। फिर वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारा पेन मेरे अंदर शिफ्ट हो गया है, तो मैं जो भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं खुद को सेफ रखने के लिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर सी अब भी कुछ नहीं समझती। नुआ फिर उसे बोलता है कि कल रात जब वो तुम्हें हिट कर रहे थे तब मुझे पेन फील हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। लेकिन सी फिर भी कुछ नहीं समझ पाती। तो शू उसके क्लोज आ जाता है, पर सी वहाँ से शर्मा कर जाने लगती है और उसका सर जोर से मिरर में लगता है, जिसका पेन शू को फील होता है, इसलिए वो उसे रोक नहीं पाता। अब जैसे ही सी नीचे जाती है तभी वहाँ पर यंशिन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम रात को घर नहीं गई, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ तो तुम खाओगी ना। पर सी कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से अपना बैग लेकर जाने लगती है। यंशिन बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और तुमने और शू ने कल क्या किया, तुम्हारे बाल बना इतने उलझे हुए क्यों है, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। पर सी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और मेन डोर से जाने लगती है। तभी शू आकर उसे रोकता और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, आज से तुम यहीं पर रहोगी। पर सी बोलती है कि कल सारी रात तुमने मुझे परेशान किया, जिस बात का यंशिन कुछ और ही मतलब निकालता है। शू यंशिन को बोलता है कि उसकी फैमिली को कॉल करके उसका सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करवाओ और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ, जिसमें सी 24 घंटे मेरी बॉडीगार्ड होगी।
पर सी इसके लिए रेडी नहीं होती। येनशिन अब वेन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड ना शायद मेरी बॉस की वाइफ बनने वाली है, तो इसीलिए उसका सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करा दो। पर वेन को कुछ भी समझ नहीं आता। शू अब यहाँ पर सी को 3 गुना सैलरी देने का ऑफर देता है, लेकिन फिर भी वो रेडी नहीं होती। शू से बोलता है कि तुम्हें ये करना होगा, नहीं तो जॉब छोड़ दो। इसलिए वो क्विट करके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सी, वेवे और वैन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पर वेवे बोलती है कि शू तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है, तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो तुम्हें भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। वैन बोलती है कि वहाँ पर तुम एज ए स्पाई वर्क कर रही हो, और अगर वो तुमसे इतना प्यार करता है तो उसके घर में रहने से उसके और क्लोज हो जाओगी और कोंगू को भी बचा पाओगी। जो बात सुनकर सी थोड़ा सोचती है। इधर येनशिन शू को बोलता है कि भला आप उसे इतना क्यों पसंद करते हो, और आप भला उसे इस तरीके से क्यों बोल रहे थे। आपको अगर उसे अपने पास रखना है तो आपको उसे भरोसा दिलाना होगा कि आप बहुत ही अच्छे हो और अकेले हो। वो आपको बचाने के लिए भागते हुए आएगी। उसे आपकी नहीं बल्कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसे मत धमकाओ। शू बोलता है कि अगर वापस आकर उसने जॉब छोड़ दी तो तुम्हें भी जॉब छोड़नी होगी और एक न्यू बॉडीगार्ड ढूंढो। येनशिन बोलता है कि आसान काम नहीं है बॉडीगार्ड ढूंढना, पर शू कहता है कि मेरे लिए नहीं बल्कि सी के लिए, जो कि उसका ध्यान रख सके। येनशिन बोलता है कि अरे वाह, बॉडीगार्ड के लिए भी हमें बॉडीगार्ड ढूंढो। एक काम करो, आप ना मुझे ही अपना बॉडीगार्ड बना लो और शी को लॉयर। सीना फिर से वान और बाकी सारी कुंग की लड़कियों पर आता है, जो कि रोड पर एक शो कर रही थी अपने क्लब को और फेमस करने के लिए, और वेवे सबको पैम्पलेट बांटती है। सी भी ये सब कुछ देख रही थी। इसी बीच वेवे को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है, जिससे कि सारे पैम्पलेट नीचे गिर जाते हैं और लोग उन्हीं पर चढ़कर जाने लग जाते हैं। ये देखकर सी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सी अब यहाँ से एक ऑफिस रूम में आती है और फाइल ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे एक फाइल दिखती है जिसमें डेट देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर येनशिन और शू अपना फ़ोन देख रहे थे, तभी अचानक से कुछ देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। शू बोलता है कि तुमने देखा सी एक जगह पर कितने टाइम से है, यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ होती है, वो सेफ नहीं है। येनशिन उसे बोलता है कि आप अब भी उसके बारे में सोच रहे हो। आप देखो कि हुशियाओ ने आपके ऊपर फिर से 2 आर्टिकल लिखे हैं और आपको सबके सामने गलत बता दिया है। पूरी कंपनी आपके पीछे पड़ी हुई है, आप भला कैसे ये सब हैंडल करोगे। तो शू बोलता है कि सारे कंस्ट्रक्शन 3 महीने के लिए रुकवा दो और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से पता करो कि आखिर ये हुशियाओ है कौन। येनशिन इस बात पर एग्री करता है, लेकिन शू से रोककर बोलता है कि ये देखो, और अपने फ़ोन पर सी की लोकेशन दिखाता है। वो बोलता है कि पता नहीं वहाँ पर उसे हो क्या गया है, और उसे बॉडीगार्ड के बारे में पूछने लग जाता है, जो कि उसने उसके लिए हायर करने के लिए बोला था। ये सुनकर येनशिन काफ़ी इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि यार आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो कोई आसमान से उतरी हुई परी हो जो कि आपको आकर शरबत पिलाएगी। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम वेवे, सी और वान को एक हिल पर देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, और बोलती है कि मैं ऐसे तुम लोगों को परेशान नहीं देख सकती, तुम लोग फाइटर हो, तुम्हें स्टेज पर होना चाहिए। पर वेवे और वान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कुंगू के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमारे पास बहुत पार्ट टाइम जॉब है, इससे हम पैसा कमा सकते हैं, पर तुम वापस से शू के पास मत जाओ। लेकिन सी कुछ सोच रही थी, तभी उसे शू का कॉल आता है, जिसे वो पहले तो इग्नोर करती है लेकिन बाद में उठाती है और बोलती है कि सर आपका क्या ऑर्डर है। फिर वो यहाँ से भागती हुई चली जाती है और वान और वे बात करते हैं कि अगर ये शू के पास चली जाए यही अच्छा है, वो कितने टाइम से सिंगल है, वो रिच और हैंडसम है और कुंगू को भी बचा सकता है, तो सी को ये करना चाहिए। इधर हम शू को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। येनशिन उसको दवाई देता है, पर वो उसे सी को कॉल करने के लिए बोलता है। येनशिन बोलता है कि आपने भी उसे कॉल किया, वो आ ही रही होगी। फिर वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट का फाइल मांगता है और देखने के बाद सी को कॉल करने के लिए बोलता है। येनशिन उसे गुस्से में बोलता है कि वो नीचे आ रही है, तभी सी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर येनशिन जाने लगता है, पर उसे रोककर सी बोलती है कि शू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि वो मुझे मार डालेगा, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन शू येनशिन को जाने के लिए बोलता है। शू अब सी से बोलता है कि तुम सुबह से ही लेक साइड पर ड्रिंक कर रही थी। तब सी बोलती है कि आपको भला कैसे पता। शू बोलता है कि तुम्हें हेडेक नहीं होता, फिर उसे पिल्स देने के लिए बोलता है, पर सी बोलती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसका पेन तो शू को फील हो रहा था, इसलिए वो उसके कहने पर टैबलेट खा लेती है, जिससे कि शू को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और सी को बोलता है कि आज के बाद तुम ड्रिंक नहीं करोगी। जिस बात पर वो मन में सोचने लगती है कि ये भला कौन होता है मुझे रोकने वाला, पर फिर वो उसके सामने हाँ कर देती है। शू से पूछता है कि तुम्हें भला मुझसे क्या चाहिए, तो सी बोलती है कि मुझे आपका ऑफर मंजूर है, पर मेरी कंडीशन ये है कि आपको कुंगू को रीबिल्ड होने से रोकना होगा और मुझे एक अलग बेडरूम देना होगा। शू से बोलता है कि सुबह तो तुम यहाँ से चली गई थी और अभी आकर बोलती हो कि कुंगू को बचा लो। सी बोलती है कि मैं कभी वहाँ की ट्रेनी हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पर अभी जो ट्रेनीज हैं उनके भी काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, पर शू इस चीज़ के लिए मना कर देता है, तो सी भी वहाँ से ना बोलकर जाने लगती है। तभी शू को येनशिन की बात याद आती है कि सी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उससे उसे सिंपैथी लेनी होगी, इसलिए वो चोट लगने का बहाना कर देता है और सी भागती हुई उसके पास आती है। तो शू से बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ और मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है। फिर वो उसे 3 मिनट
मिनट का टाइम देता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट रीड करने के लिए। येनशिन भी उसे समझाता है कि उसकी सैलरी डबल हो गई है। तो सी बोलती है कि ट्रिपल नहीं होगी। शू बोलता है कि यार तुम मेरे घर में रहोगे, तुम्हारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा, तो ये ट्रिपल सैलरी से भी अच्छा है। पर सी बोलती है कि इसमें कुंगू की बात नहीं लिखी हुई है। येनशिन बोलता है कि तुम इसे सप्लीमेंट्री आइटम समझ के साइन कर दो, बाद में ऐड हो जाएगा। और उसे ये भी बताता है कि अगर उसने कंपनी का कोई भी सीक्रेट लीक किया तो उस पर केस होगा। ये सुनकर सी थोड़ी सी घबरा जाती है। और बहुत सारे ऐसे रूल्स भी थे जो किसी को बहुत ही अजीब लगते हैं, जो पढ़कर वो बोलती है कि मैं क्या खुद को बेच रही हूँ जो ये सब लिखा हुआ है। पर शू बोलता है कि तुम्हें 3 मिनट का टाइम खत्म होने वाला है, अगर साइन करना है तो करो, नहीं तो मैंने जो कहा है वैसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो जल्दी से साइन कर देती है। सीन अब सी के घर का आता है, जहाँ पर युनजो की न्यूज़ आती है जिसमें एक सेलिब्रिटी की तरह ब्लैक ड्रैगन वाले लोग उसे यूज़ कर रहे थे। ये देखकर मिस्टर ली बोलते हैं कि वो एक एथलीट है, ये लोग उसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तब बाकी लोग बोलते हैं कि छोड़िए ना, वो अब कुंगू की मेंबर नहीं है, उसे जो करना है वो करे। फिर सी अपनी डैड से बोलती है कि मुझे मेरी कंपनी में बहुत ही काम है, इसलिए घर आने में शायद लेट हो जाएगा। वैन और वे भी बोलती है कि तुम वैसे भी इतना लेट आती हो और कंपनी इतना दूर है, तुम्हें 3 बस बदल के जाना पड़ता है, और अभी सर्दियाँ भी आने वाली तो तुम्हारी हेल्थ पर काफ़ी असर होगा। वे बोलती है कि अगर हमारा घर थोड़ा सा कंपनी के क्लोज होता तो अच्छा होता। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये घर बेचकर हम वहीं पर घर ले लें, लेकिन तीनों उन्हें मना कर देते हैं। सी बोलती है कि मेरी कंपनी में एक डॉर्मेट्री है जहाँ पर मैं फ्री में रह सकती हूँ, अगर आप परमिशन दोगे तो मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ, जिसके लिए उसके डैड मान जाते हैं। इसीलिए अब तीनों सी को सामान पैक करते हैं। वेवे तो उसे ऐसा सामान देती है जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह, पर वैन उसे वेपन्स वगैरह देने लग जाती है जिससे कि शूज़ के क्लोज ना आ पाए, और बोलती है कि इतनी जल्दी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने मत देना। जिसके बाद सी कार में बैठकर शू के घर जाने के लिए निकल जाती है। अब वो उसके घर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अब वो इतने बड़े घर में रहने वाली थी। पर शू उसे यहाँ पर बहुत सारे रूल्स बताने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम ऑफिस में किसी को नहीं बताओगी कि तुम मेरे साथ रहती हो, जिस बात के लिए वो मान जाती है। सी उससे पूछती है कि उसका रूम कहाँ पर है, तो वो बताता है कि उसका रूम नीचे है। अब वो उसे उसका रूम दिखाता है जो कि बहुत ही बड़ा था। शू से यहाँ पर बोलता है कि मेरे वॉशरूम यूज़ करने के बाद ही तुम वॉशरूम यूज़ कर सकती हो, जो सुनकर सी बोलती है कि ये भला मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हो। पर शू बोलता है कि तुम्हारा काम मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए तुम खुद को हर्ट मत करना, और अब सो जाओ, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सी किचन में खाना बना रही थी, तब शू उसे आके ये सब करने से मना करता है। पर सी बोलती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, आप आके खा लो। शू बोलता है कि येनशिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आएगा, तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी उसे बोलती है कि तुम्हें बाहर का नहीं खाना चाहिए, ये होममेड है और हेल्दी भी। इसी बीच सी का कॉल आ जाता है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है, और शू उसके बनाए हुए सूप को स्मेल करता है जो कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अब जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो भी उसे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार सूप खाने लगता है। तभी सी पीछे से आ जाती है। वो देखती है कि वो कैसे बार बार सूप को टेस्ट कर रहा है, पर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और चुपचाप चली जाती है, क्योंकि अगर वो उसके सामने आती तो वो सूप नहीं पीता। अब जब शू अपनी बैल्कनी में रेस्ट कर रहा था तब उसे अचानक से सी के गाने की आवाज़ आती है जो कि बहुत ही बुरा गा रही थी। इसलिए उसकी आवाज़ सुनकर शू काफ़ी इरिटेट हो जाता है। वो उसे बंद करने के लिए बोलता है, पर सी अपने एयरपोर्ट्स लगाकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए उसे शू की आवाज़ नहीं आती। तो शू नीचे आकर उसे चुप होने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे रेस्ट करना है, तुम चुप हो जाओ। पर सी चुप नहीं होती और उसे जाकर सोने के लिए बोलती है, जो देखकर शू उसके पास आकर उसके लिप्स पर टेप लगाने लगता है। पर सी उसे देखकर भागने लग जाती है और शू भी उसके पीछे पीछे भागता है। तभी अचानक से वो सोफे पर गिर जाती है और उसके ऊपर शू भी गिर जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में किस हो जाती है। पर उनके लिप्स के बीच में टेप आ गई थी और दोनों इस मोमेंट से काफ़ी शॉक भी हो जाते हैं, एक दूसरे को घूरने लगते हैं। शू अब यहाँ पर उठने का ट्राई करता है पर वो गलती से फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद हम वैन को देखते हैं जो कि एक पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड की जॉब करती है। वो लोगों को अपनी बस में बैठा रही थी। येनशिन भी वहाँ पर आता है जिसने कि मास्क लगा रखा था। वैन उसे नहीं पहचान पाती और वो भी बस के अंदर चढ़ जाता है। फिर सभी लोग बस में आ जाते हैं पर 2-3 लोग अभी तक नहीं आए थे। वैन अब थोड़ी देर तक उनका वेट करने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि आज बहुत ही गर्मी है। ये बोलकर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी एक आदमी पीछे से पंखे से वैन को हवा देने लगता है। वैन उसे मना भी करती है पर वो आदमी बहुत ही चीज़ी हो रहा था, इसीलिए वैन खड़े होकर उस आदमी को बहुत ही अच्छे समझाने लगती है। पर येनशिन ये सब देखकर उस आदमी के पास आकर उसे बोलता है कि आप मुझे हवा दो, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। उसे देखकर वो आदमी उठकर चला जाता है। और अब वैन यहाँ पर येनशिन से काफी इम्प्रेस भी हो गई थी, जहाँ वो उसके सामने तो नहीं पर बाद में इस चीज के लिए स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम सी को देखते हैं जो कि शू को हॉट पैक लगा रही होती है, जहाँ शू बोलता है कि दुनिया की फर्स्ट ऐसी बॉडीगार्ड होगी जो कि अपने बॉस को ही पंच कर दिया, मुझे तो तुमसे अलर्ट रहना चाहिए। पर सी बोलती है कि आपने मेरा एडवांटेज लिया, उसका क्या। शू से बोलता है कि पहले तो तुमने ये सब शुरू किया था। तभी उसे याद आता है कि जब शू बेहोश था तब उसने उसे CPR दिया था, जो याद आते ही वो उसे माफी मांगने लग जाती है पर शू कोई भी रिएक्शन नहीं देता। सी अब उसे यहाँ पर डिनर बनाने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। शू बोलता है कि उसे डिनर नहीं करना, पर सी कहती है इतने हेक्टिक डे के बाद उसे डिनर जरूर करना चाहिए।
अब वो फ्राइड राइस बनाती है और शू से पूछती है कि कैसा बना है। शू बोलता है कि इसमें खास क्या है, जिस पर सी कहती है कि फ्राइड राइस ऐसा ही है जैसे कि ट्रेजर इन होम। ये बात सुनकर शू वहाँ से उठकर चला जाता है, जो देखकर सी को काफी हर्ट फील होता है और वो भी राइस खाने लगती है, पर वो भी उन्हें खाते खाते रोने लग जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों रो रही है। इधर शू अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था और अपनी फैमिली फोटो को देख रहा था, जहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे फ्राइड राइस देती है और वही सेम बात बोलती है जो किसी ने बोली थी, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगा। शू यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मुझे कैसा फील होता है जब मैं अपनी मॉम को याद करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। पर इधर से ही खाते खाते रोई जा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि कभी वो एक ही टाइम में खुश होती है और दूसरे टाइम में रोने लग जाती है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज थी। अगली सुबह शू स्टीम बात ले रहा था और फिर मिरर के सामने जाता है, पर तभी सी अचानक से दरवाजा ओपन कर देती है और शू को बाहर आने के लिए बोलती है। शू कहता है कि मैंने तो कहा था ना कि मेरे वॉशरूम यूज करने के बाद ही तुम उसे यूज करोगी, पर सी को यहाँ पर बहुत ही जोर से प्रेशर आया हुआ था, इसलिए वो शू को टॉवल में ही बाहर निकाल देती है। इसके बाद जब दोनों लिफ्ट में होते हैं तो सी बार बार शू को घूरे जा रही थी। शू से बोलता है कि तुम घूर क्यों रही हो। तब सी बोलती है कि आज मॉर्निंग में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वैसे भी पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। जहाँ शू के पूछने पर वो बताती है कि आजकल मैं काफ़ी अजीब फील कर रही हूँ, कभी मैं सैड होती हूँ तो कभी हैप्पी, जैसे कि मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई हो। अब जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो ऑफिस के स्टाफ शू को बर्थडे विश करता है, पर शू काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। येनशिन अब उसे यहाँ से कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ एक स्टाफ बोलती है कि आज सच में उनका बर्थडे है ना। दूसरी स्टाफ बोलती है कि हाँ मैंने देखा है कि आज ही उनका बर्थडे है। ये सुनकर सी उनसे केक लेती है और अंदर जाने लगती है, पर इधर शू काफी ज्यादा परेशान हो गया था और येनशिन उसे कंसोल करता है। शू बोलता है कि बाकी स्टाफ को आज उसकी तरफ से मील। तब सी भी आ जाती है और येनशिन उसके हाथ से केक लेकर बाहर चला जाता है। ये देखकर सी को काफी बुरा लगता है। वो शू के पास जाकर उससे पूछती है कि वो इतना सैड क्यों है, वो भला सबसे अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाता है। इधर येनशिन बाहर जाकर सभी को बोलता है कि डिनर आज शू की तरफ से है, पर शू अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता तो सब नॉर्मल डे की तरह ही काम करेंगे। और फिर अंदर से शू की चिल्लाने की आवाज़ आती है।